Dear students, we are going to start simple harmonic motion. देखिए ज़रा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी में हम लोग और जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, स्मॉल ऑसिलेशंस, इसी में हम लोग ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फिर इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। Then we will calculate damped oscillation. Then we will calculate a forced oscillation. Then we will calculate Lessage's figure. Lessage's figure. These all topics will be calculated, will be covered in simple harmonic motion. Clear? अच्छा, एक बात और है, जो लोग हम लोग ऐप पे फॉलो कर रहे हैं, उनका तो चलिए कोई इशू नहीं है, वो वहाँ भी देख सकते हैं। चाहे तो यूट्यूब पे भी हम लोग फ्री लेक्चर डाल रहे हैं, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो कहीं से भी अच्छा, एक बात है, कोई न्यूमेरिकल करते हुए कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो फ्रॉम टीचर्स पार्ट, दैट इज नॉट अ इशू, बट एज ए स्टूडेंट यू मस्ट बी शार्प इनफ सो दैट यू कैन फाइंड दैट मिस्टेक। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? भाई हम तो टीचर है ना, हम तो ये बोलेंगे कि भाई इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे कर लो, ये आंसर आएगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट यू शुड नॉट बी एबल टू, यू शुड नॉट कमिट द मिस्टेक। इज इट क्लियर और नॉट? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, simple harmonic. Before starting simple harmonic motion, let us start with the periodic motion. Let us start with the periodic motion. What is periodic motion? Anything, any motion, periodic motion. चलिए motion भी लिख देता हूँ। Any motion which repeat itself after a regular interval, regular time period के बाद जो repeat कर जाए, that is nothing but called as periodic motion. For example, this is sun and this is earth. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। For example, this is a pendulum. This is what moving like that. After a regular time period will come like that and go like that. This is also periodic motion. But every periodic motion need not to be which kind of motion? बताइए जरा सा। Oscillatory motion. This is non-oscillatory. This is oscillatory. ऑसिलेटरी क्यों है? आगे भी जाता पीछे भी जाता, ये आगे ही जाता है ऐसे। क्लियर है यहाँ पर? तो आगे पीछे जाना, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर? या तो जिस रास्ते से ऐसे गया तो वैसे ही वापस आए, या retraces its path, that motion is called as oscillatory motion. So every periodic motion need not to be an oscillatory motion. Earth revolves around the sun after 365 days, but it is not non-oscillatory. पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है वो ऑसिलेटरी है, क्योंकि उसमें टू और फ्रो है, आगे भी जाना और पीछे भी आना, या फिर ये कह ले कि वो अपने रास्ते को वापस कवर कर लेता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में है? नाउ condition required for a, एक मिनट, थोड़ा सा वो गलती से हो गया। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ मोशन टू बी ऑसिलेटरी, मतलब जो ऑसिलेट करे, आगे पीछे ऐसे ऐसे आए, ऐसे 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 आए और ऐसे आए, उसके ऊपर क्या शर्तें लागू होनी चाहिए कि वो सच में ऐसे ऑसिलेट करे? सबसे पहली बात, उसका अपना भार होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए जरा सा? मास होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ में? आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, हाउ तो एक चीज तो ये है कि ये सिंपल पेंडुलम है, इसका मास होना चाहिए। दूसरी बात ये है, देयर शुड एग्जिस्ट पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं ऐसा टेढ़ा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर आपको एक मेरा पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, भले ही अच्छा लगे चाहे ना लगे वो एक अलग बात है, इसलिए ये, नहीं तो अगर सीधा लिखूंगा तो कट जाएगा। क्लियर है? तो देयर शुड बी एग्जिस्ट अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहाँ पर? तो कोई भी चीज ऑसिलेट करने के लिए दो शर्त है, एक उसका मास होना चाहिए, नंबर सेकंड एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका नाम क्या है बताइए जरा? स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। ऐसा पॉइंट अगर एग्जिस्ट कर जाएगा तो उसके इर्द गिर्द ऑसिलेशन होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर और नॉट? तो राइट ऑन द हेडिंग एज
types of equilibrium. Write down types of equilibrium. Types of equilibrium. Types of equilibrium. Number one, there are three different types of equilibrium. वन इज स्टेबल, जो ऊपर ही बता दिया. नंबर टू, स्टेबल का उल्टा क्या होगा? Unstable equilibrium. Last one, that is nothing but simply called as neutral equilibrium. Right? A neutral equilibrium. So there are three different types of equilibrium. One is called as a stable equilibrium, another is called as unstable equilibrium, third one is called as neutral equilibrium. So I'm considering three different examples. By using three different examples, you will be able to understand what is the definition of stable equilibrium, what is the definition of unstable equilibrium, what is the definition of neutral equilibrium. Say this is a katori, bowl. This is inverted bowl, ulta katori. ये सीधा फ्लैट प्लेट है. सब जगह पे एक बॉल रखा हुआ है. क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? नहीं समझ में? आई होप तीन केस आपको समझ में आ गया होगा. से दिस इज केस नंबर 1, से दिस इज केस नंबर 2 एंड हाँ, केस नंबर 2, दिस इज 1, केस नंबर 3. अच्छा, शुरू करने से पहले इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन बोल देते हैं. इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या होता है ये देखिए जरा सा. ये एक मास रखा है, नीचे एक फोर्स कितना एग्जिस्ट करेगा? mg. ऊपर एक क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन. और कोई तो फोर्स है नहीं, तो n माइनस mg कितना हो गया बताइए जरा सा? 0. दिस इज व्हाट द मीन. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0. दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज क्या बताइए जरा सा? इक्विलिब्रियम. इज इट क्लियर? और तो दिस व्हाट द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. नाउ हर जगह पे एक बॉल रखा हुआ है जिसका मास m है, जिसका मास m है, जिसका मास m है. हर पॉइंट अपने आप में इक्विलिब्रियम है. ये mg है, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन n है, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू n माइनस एम जी इक्वल टू 0. उसी तरह यहाँ पे भी एक mg होगा, यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू इट इज नथिंग बट सिंपली 0. n माइनस एम जी. इस पे भी देखिए, ये वाला नीचे एक mg आएगा, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन n आएगा, रिजल्ट n माइनस एम जी अभी भी क्या हो जाएगा बताइए जरा सा? 0. तो तीनों केस में n माइनस एम जी 0. जब तक n माइनस एम जी 0 होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा बताइए जरा सा? इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा. इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा. इज इट क्लियर और नॉट? उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया. अब स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है, उसको समझने की कोशिश करिए. अच्छा, इस बॉडी को मैं यहां अगर धक्का भी मारूं तो वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा. वो अगर कोशिश करेगा कि नीचे आके बैठे, क्योंकि वहीं उसको ज्यादा राहत है. एकदम गड्ढा है. क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आए? इफ वी ट्राइज टू पुश दैट बॉल, इट विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू कम एट इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम. ये वाला पॉइंट तो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट था ना. ये इक्विलिब्रियम क्यों था? क्योंकि इस जगह पे n माइनस एम जी क्या था बताइए जरा सा? 0. अगर आप इक्विलिब्रियम से इसको हटाने की भी कोशिश करेंगे, चूंकि ढलान इक्विलिब्रियम की तरफ है, वापस वो इक्विलिब्रियम की तरफ आना कोशिश करेगा. दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कौन सा पॉइंट बताइए जरा सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट. एनी बॉडी इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, it will try to automatically come to its original equilibrium point. That's why it is called as stable equilibrium. लेकिन इसको यहाँ धक्का मार दो, अब ये वापस ऊपर थोड़ी चढ़ के आएगा. ये तो नीचे ही गिरेगा. इसके इक्विलिब्रियम के करीब आएगा या इक्विलिब्रियम से दूर जाएगा बताइए? इक्विलिब्रियम से दूर जाएगा. इसीलिए इसको कहा जाता है क्या बताइए जरा सा? अनस्टेबल. इफ a body is displaced from its equilibrium point, it will never come to its equilibrium position. That's why it is called as unstable. Hope you got the idea. Now इसको यहाँ धक्का मार दो, तो जैसा हाल पहले वाला था वही हाल दोबारा वही आ गया. तो इसका मतलब ये है जहां रखो वही इक्विलिब्रियम, हर जगह पहले जैसा इक्विलिब्रियम है. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा इक्विलिब्रियम है बताइए जरा सा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. सो आई एम क्लासिफाइंग थ्री डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, 1 2 3. The very first, that is nothing but simply called as stable. Second one, that is called as unstable. Third one, that is called as neutral. So stable equilibrium point, which or tries to, if it is displaced from equilibrium, it will try to again come back to its equilibrium position. Is it clear or not? So this is what the stable equilibrium.
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? If displaced from equilibrium position, it will never come back to its original equilibrium position. न्यूट्रल, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर उसको हटा दीजिए तो हर जगह वैसा ही मिलेगा जैसा इक्विलिब्रियम है, तो इसलिए उसको कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मिसाल ऐसी है, यहाँ पर एक कटोरा है, ये भी एक कटोरा है, ये एक फ्लैट है, हर जगह एक जैसा है। यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे अच्छा, चलिए आगे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। यू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। In all the three cases, what will be the potential energy? What will be the potential energy? Potential energy का definition क्या होता है हिंदी में? थामे रखने का एनर्जी, टू होल्ड। तो इस जगह पे कितनी एनर्जी चाहिए, इस जगह पे कितनी एनर्जी चाहिए, इस जगह पे कितनी एनर्जी चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आया नहीं समझ में आया? ये आपको समझ में आ गया आपको? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे थामने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, यहाँ पे एक मिनट क्या आ जाता पता नहीं। एक बात बताइए, ये तो सबसे गड्ढा वाला पॉइंट है, ये तो चढ़ाई है। आप मेरे को एक बात बताइए, गड्ढे में थामने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए या चढ़ाई में ज्यादा एनर्जी चाहिए? चढ़ाई में, इसका मतलब गड्ढे में यहाँ कम से कम एनर्जी चाहिए, अपने आप रुका रहेगा, चढ़ थोड़ी जाएगा जादू से। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसा है? मिनिमम। यहाँ पर थामने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? थोड़ा सा भी खिसका, थोड़ा सा भी अगर खिसक गया तो नीचे लुढ़क जाएगा। इसका मतलब इस जगह पे बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ जितना एनर्जी चाहिए यहाँ भी इतना एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसको क्या कहेंगे बताइए? कांस्टेंट। होप यू गॉट द आइडिया। इज इट क्लियर और नॉट? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गया होगा कि मतलब कितना एनर्जी चाहिए और कितना नहीं चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए ना, अब आगे चलते हैं। जरा सा देखिए आप, ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं डी स्क्वायर यू अपॉन इट इज नथिंग बट डी एक्स स्क्वायर। सारे केस में, तीनों केस में डी स्क्वायर यू अपॉन इट इज नथिंग बट डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी स्क्वायर यू अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तीनों के, या डेल स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। लेट अस कैलकुलेट। अच्छा एक बात बताइए, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बताइए जरा सा? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। ठीक है, अच्छा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है? इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। ये वाला पार्ट तो स्लोप हो गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्लोप। अच्छा ऐसे बताइए, डी क्यू अपॉन डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो इसको मैं बोल दूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ठीक है, बहुत अच्छा। तो एक बात बताइए, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आया? ये देखिए, अगर हम, ये बॉडी मेरा यहाँ पे है तो इस तरफ को अगर जाएं, स्लोप की रफ्तार कम हो रही है या ज्यादा हो रही है बताइए जरा? चढ़ान ज्यादा आ रहा, इसीलिए इसको कहा जाएगा दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव। लेकिन ये ढलान नीचे की तरफ जा रहा, दैट इज नेगेटिव। जब u कांस्टेंट है तो ये वाला सारा डेरिवेटिव क्या होगा बताइए जरा सा? दैट विल बी जीरो। होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आया? लास्ट, फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू अपॉन इट इज नथिंग बट डी एक्स। अच्छा वो तीनों पॉइंट के अबाउट फोर्स कितना है? जीरो, क्योंकि तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इन ऑल द थ्री केसेस फोर्स विल बी इक्वल टू क्या बताइए जरा सा? जीरो। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में? तो हम ये ध्यान रखना। अच्छा ऑसिलेटरी मोशन अगर मैं आपसे पूछूं तो हर इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा या स्टेबल इक्विलिब्रियम पे? जाहिर सी बात है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम पे? बॉल जब यहाँ छोड़ोगे तो वही बॉल यहाँ पे वापस आएगा, इधर 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 इधर, यहाँ थोड़ी ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। क्लियर है बात? समझ में? या ऐसे थोड़ी वापस ऐसे ऐसे करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो आई होप यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट पॉइंट वेरी वेल विल डिस्कस, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम लोगों ने क्या क्या देखा, अगर आप एक बार रिकॉल करना चाहें तो हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेबल इक्विलिब्रियम, हम लोगों ने डिस्कस किया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम,
हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, वी हैव डिस्कस दिस नाउ, देन वी हैव डिस्कस दिस del square u upon it is nothing but del x square, that means rate of change of slope. What we have discussed, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, किसी केस में पॉजिटिव की तरफ था, किसी केस में नेगेटिव की तरफ था, किसी केस में जीरो की तरफ था। अच्छा, फोर्स तीनों केस में क्या था बताइए जरा सा, जीरो, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है यहाँ पर। नाउ राइट ऑन द हेडिंग एज, तीनों केस का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, राइट ऑन रीस्टोरिंग फोर्स, राइट ऑन द हेडिंग एज रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, बॉडी के शेप को बिना बिगाड़े, बात समझ में है, ऐसा फोर्स जो बॉडी के शेप को बिना बिगाड़े अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कोशिश करे ला देने की, जैसा एक पेंडुलम का बॉब है, ऑसिलेट कर रहा इधर को, एक फोर्स है जो इसको वापस इधर भी लाएगा, एक फोर्स है जिसको वापस वो इधर भी लाएगा, लेकिन जब इस तरफ को लाएगा, ऐसे समझो, ये क्या लिख के आया था पता नहीं, ये पेंडुलम बॉब है जिसका मास है, मैं इधर लिख के इधर लेके जाएगा तो वापस इधर भी लेके आएगा, लेकिन पेंडुलम का ये जो बॉब है ऐसा थोड़ी को टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो रिस्टोरिंग का खासियत क्या है, बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन पे, इधर जाएगा तो भी ओरिजिनल पॉइंट पे आएगा, इधर जाएगा तो भी ओरिजिनल पॉइंट पे आएगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मतलब बॉडी का शेप नहीं बिगड़ना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स ट्राई टू ब्रिंग बैक the body at its original position without changing the shape. Is it clear? Without changing shape, everything, dimension and all, that's what it is called as, क्या बताइए जरा सा, restoring force. Hope you got the idea. Is it clear or not? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, restoring force. Now, अच्छा, लीनियर कोऑर्डिनेट में x एक कोऑर्डिनेट है, एंगुलर अगर है तो ये देखिए, ये थीटा, थीटा में भी द एंगुलर कोऑर्डिनेट। यहाँ पर हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हम क्यों मान लेते हैं, जैसा मान लो एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, बॉडी को इधर धक्का लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा एक्स, तो उस केस में कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, एक्स। पेंडुलम का बॉब इधर इधर जाएगा तो एंगल में चेंज होगा, दैट इज नथिंग बट थीटा। तो हम ना एक्स मानते हैं, क्यों मानते हैं, हम मानते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, दैट इज नथिंग बट क्या बताइए जरा सा, क्यू। होप यू गॉट द आइडिया। हम थीटा भी नहीं मानेंगे, क्या बोलते हैं, एक्स भी नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे बताइए जरा सा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यों मानेंगे। अच्छा, क्यू नॉट, क्योंकि हमें ऑसिलेट करवाना है बॉडी को, तो हम ये मानेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कोई पॉइंट होगा, अनस्टेबल के इर्द गिर्द ऑसिलेशन नहीं होता, न्यूट्रल के इर्द गिर्द ऑसिलेशन नहीं होता, तो क्यू नॉट बी दी पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जैसे एक कटोरी आपने लिया था, ये वाला पॉइंट था स्टेबल इक्विलिब्रियम का, इसमें बॉल इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया। अच्छा, बॉडी यहाँ भी आ सकती है, बॉडी यहाँ भी आ सकती है, हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे, क्यू नॉट तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसके अलावा कोई भी पॉइंट क्यू पे क्या पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। इसको और लिखने का तरीका देखिए जरा सा, क्यू नॉट प्लस क्यू माइनस क्यू नॉट, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया। तो आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ क्यू, किसी भी पॉइंट, क्यू नॉट तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसके अलावा कोई सा भी पॉइंट क्यू पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, तो क्यू नॉट प्लस क्यू माइनस, इट इज नथिंग बट सिंपली क्यू नॉट, दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। इज इट क्लियर और नॉट। आपको टेलर थ्योरम मालूम होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच कैसे खोलते हैं बताइए जरा सा, एफ ऑफ ए एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ट्रिपल डैश ए प्लस एच टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, एफ एफ एन ए प्लस थीटा एच। ये एक रिमाइंडर आता है, उसको इतना आपको जाने की जरूरत नहीं, बस यहीं तक भी अगर आप ध्यान रख लें तो काफी है, क्लियर। तो हमको एक्सपैंड करना है यू ऑफ क्यू नॉट प्लस
एक मिनट, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है u ऑफ इट इज नथिंग बट q, दैट इज इक्वल टू u ऑफ q नॉट प्लस q माइनस इट इज नथिंग बट q नॉट, ये ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए। ये a है, ये h है, ये तुम्हारा f है। इसको खोलने की कोशिश करते हैं। क्लियर? f ऑफ a, f ऑफ a खोलिए जरा सा। सबसे पहले f ऑफ a लिखना है। f ऑफ a दैट इज u ऑफ q नॉट प्लस h f डैश है, h क्या है, ये है q माइनस इट इज नथिंग बट q नॉट, f डैश, f डैश मतलब u डैश, a का मतलब q नॉट, आगे चलते हैं, प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एच तो ये है q माइनस q नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल u डबल डैश, क्योंकि f डबल डैश है तो u डबल डैश q नॉट प्लस लास्ट एक लिख देते हैं प्लस h क्यूब दैट इज q माइनस q नॉट द होल क्यूब divided by 3 factorial u triple dash of it is nothing but simply q naught and so on like that, this will go on like that. Is it clear or not? तो ये हम लोगों ने लिख दिया, ये ऐसे सिलसिला ये चलता रहेगा nth टर्म तक। क्लियर? एक्चुअली वी नीड टू डिराइव, आपका क्या बोलते हैं, हम लोग डिराइव करना चाह रहे हैं आपका स्मॉल ऑसिलेशन। अच्छा एक बात बताइए, फोर्स क्या होता है? du अपॉन डी एक्स, यही था ना, चाहे वो प्लस के साथ था चाहे माइनस के साथ था, और इक्विलिब्रियम कोई सा भी इक्विलिब्रियम हो तो कोई सा भी इक्विलिब्रियम हो तो उसके इसमें डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा बताइए जरा सा, जीरो ही हो जाएगा। तो ये देखिए यू डैश का मतलब डी यू अपॉन डी एक्स तो हो गया, और कौन से पॉइंट पे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यू नॉट कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? बस इस पॉइंट पे फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो बच कौन कौन सा गया देखिए, यू ऑफ क्यू नॉट प्लस q minus it is nothing but q naught, this is nothing but whole square divided by 2 factorial u double dash of q naught plus q minus q naught, it is nothing but simply whole cube u triple dash, it is nothing but simply q naught divided by 3 factorial. Is it clear? और आप लिखना चाहो तो लिख लो, but I am not interested in this. Is it clear or not? बात समझ में आए? अरे क्लियर है या नहीं है? और इसको अगर आप लिखना चाहो तो u ऑफ इट इज नथिंग बट सिंपली q नॉट प्लस q माइनस इट इज नथिंग बट q नॉट द होल स्क्वायर u डबल डैश इट इज नथिंग बट सिंपली q नॉट डिवाइडेड बाय 2 प्लस q माइनस q नॉट होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 u ट्रिपल डैश इट इज नथिंग बट सिंपली q नॉट एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन लाइक दैट। इज इट क्लियर और नॉट? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? हम ये कह देते हैं ऑसिलेशन इज स्मॉल। अच्छा ऑसिलेशन किसके इर्द गिर्द होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के बीच, स्टेबल इक्विलिब्रियम के इर्द गिर्द। क्यू नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इधर या इधर बहुत स्मॉल होगा, ऑसिलेशन बहुत स्मॉल। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्यू नॉट से कोई भी पोजीशन क्यू तक अगर जाएगा, तो अगर कोऑर्डिनेट एक्स होता तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट होता, थीटा होता तो थीटा में डिस्प्लेसमेंट होता। डिफरेंस कितना है दोनों में? क्यू माइनस क्यू नॉट। तो क्यू माइनस क्यू नॉट कैसा है बताइए जरा सा? स्मॉल। मतलब ये है कि ऑसिलेशन बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं हो रहा। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा क्यू माइनस क्यू नॉट अगर स्मॉल है तो क्यू माइनस क्यू नॉट होल स्क्वायर और भी स्मॉल होगा, क्यूब तो और ज्यादा स्मॉल होगा। तो इस पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इसको मत नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यही अपने आप में एक ही पावर तो ले दे के क्यू माइनस क्यू नॉट का बचा है। u of q plus it is nothing but q minus q naught, this is nothing but whole square divided by 2 u double dash of it is nothing but simply q naught। अच्छा इसको लिखना चाहें तो ये वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं? d square u अपॉन it is nothing but dx square at q is equal to q naught, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सेकंड डेरिवेटिव जो होता है इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। फोर्स कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज k। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा u ऑफ q नॉट है यहाँ पे, ठीक ठीक है। तो हम अगर u के अगर लिखना, u ऑफ q अगर हम लिखना चाहें दैट इज इक्वल टू u ऑफ q नॉट प्लस हाफ q माइनस q नॉट होल स्क्वायर k, दिस इज द फोर्स कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया नहीं समझ में आया?
तो आई होप यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन. नेग्लेक्टिंग ऑल हायर टर्म्स, क्यूब के बाद सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया, क्यूब के बाद सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया, ओनली कंसिडरिंग स्मॉल पावर्स and we are assuming that oscillation is very very small, so all higher terms can be neglected. This is what the expression of potential with respect to small oscillation. I hope you got the idea of small oscillation. Clear है यहाँ पर बात समझ में आया. Now force, that is equal to minus del u, that is equal to minus du upon it is nothing but simply dx. Is it clear or not? अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपका x था तो x लेना, थीटा है तो थीटा लेना, हमारा q है तो हम q ले लेते हैं. चलेगा आगे. तो माइनस डेल अपॉन डेल क्यू, यू क्यू डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, माइनस डेल अपॉन इट इज नथिंग बट डेल क्यू यू क्यू. तो उसका एक्सप्रेशन था यू क्यू नॉट प्लस 1/2 यू क्यू माइनस क्यू नॉट, इट इज नथिंग बट होल स्क्वायर. ठीक है ना, क्यू माइनस क्यू नॉट होल स्क्वायर के. ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव पे, क्योंकि क्यू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और इसमें है ही क्यू नॉट. आगे चलते हैं, इसको डेरिवेट करते हैं. तो 1/2 ठीक है, अलग से लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 1/2 तो ठीक है, 2 सामने आ जाएगा पावर का डेरिवेटिव, q माइनस क्यू नॉट, अंदर का डेरिवेटिव q का 1 हो जाएगा, q नॉट 0 हो जाएगा, बचेगा के कैंसिल हो जाएगा, सामने एक माइनस लगा हुआ है. तो फोर्स का एक्सप्रेशन जो आ गया है माइनस के q माइनस इट इज नथिंग बट सिंपली q नॉट. अगर फोर्स वेक्टर में लिखना चाहें तो माइनस के q माइनस इट इज नथिंग बट सिंपली q नॉट ई क्यू कैप या q कैप लिख दीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ना. तो दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड. इज इट क्लियर और नॉट? k क्या है? फोर्स कांस्टेंट. माइनस के नहीं, सिर्फ k क्या है? फोर्स. दैट इज डी स्क्वायर यू अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली डी क्यू स्क्वायर. आप x मत लिखना, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपने q माना है तो q लिखो, x मानते तो x लिख देते. दैट इज व्हाट एट कोई भी पॉइंट है q इज इक्वल टू क्यू नॉट पे, क्यू नॉट तो लिखना ही पड़ेगा. क्लियर? दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट. इज इट क्लियर? आगे चलते हैं नाउ. ठीक है, आगे चलिए. तो फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल दिया है. फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल माइनस के q माइनस क्यू नॉट. दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ इट इज नथिंग बट सिंपली फोर्स. एंड इफ देर इज अ फोर्स एंड मास, अगर आप धक्का मारेंगे तो गाड़ी एक्सेलरेट होगी. एम डी स्क्वायर x upon it is nothing but simply dt square mass acceleration, that is minus k q minus q naught. दिस इज व्हाट द. अच्छा, एंगुलर मास होगा तो थीटा ले लेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट ना थीटा ले रहे हैं ना एक्स ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्यू लिख देता हूँ. तो और अच्छे से एम डी स्क्वायर क्यू अपॉन इट इज नथिंग बट डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस इट इज नथिंग बट क्यू नॉट. क्यों एक्स स्क्वायर हटा के ऐसा लिखा? बात समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट जो है एक्स में नहीं है बल्कि किस में है? क्यू में है. अच्छा, क्यू माइनस क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू डैश. दो बार डेरिवेट करिए, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर क्यू डैश अपॉन इट इज नथिंग बट डी टी स्क्वायर. क्यों? क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. एम डी स्क्वायर क्यू डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि क्यू डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर को ये भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू डैश, क्योंकि क्यू माइनस क्यू नॉट आपका क्यू डैश है. आगे चलते हैं, इधर कर लो एम डी स्क्वायर क्यू डैश अपॉन इट इज नथिंग बट डी टी स्क्वायर प्लस के क्यू डैश इज इक्वल टू 0. और अच्छे से लिखो, डी स्क्वायर क्यू डैश अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली डी टी स्क्वायर प्लस के डिवाइडेड बाई एम q dash, that is equal to 0. What is k divided by m? This is nothing but omega naught square, natural frequency or something like that. Clear है यहाँ पर? बात समझ में आया? नहीं समझ में? अब इसको जो है आप और अच्छे से करिए. इसको चाहे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख लें, जो मर्जी वो कर लीजिए. तो डी स्क्वायर क्यू अपॉन इट इज नथिंग क्यू डैश अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू डैश इज इक्वल टू 0. अच्छा, राइट साइड तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा. तो एम स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा नॉट. इस तरह सॉल्यूशन आया है. क्लियर है यहाँ पर? अरे ठीक है नहीं?
जब इस तरह से सॉल्यूशन आ जाए इमेजिनरी रूट तो प्योर हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है। क्लियर? तो सॉल्यूशन किसके लिए आ रहा है? क्यू डैश के लिए। तो क्यू डैश इज इक्वल टू C1 साइन ओमेगा टी ओमेगा नॉट टी प्लस C2 कॉस ओमेगा नॉट टी। इस तरह का सॉल्यूशन आ गया है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसमें कोई अभी बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आगे चलते हैं। क्यू डैश क्या है? क्यू माइनस क्यू नॉट इज इक्वल टू C1 sin ओमेगा नॉट टी प्लस इट इज नथिंग बट C2 cos दिस इज नथिंग बट सिंपली ओमेगा नॉट टी। ये कैसे? ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते भी हैं जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इसमें कोई ऐसा इतना इशू नहीं है। क्लियर? थोड़ा सा एक कैलकुलेशन बस लास्ट में कर रहा हूँ वो एडिशनल है। Q माइनस इट इज नथिंग बट सिंपली Q नॉट इज इक्वल टू C1, थोड़ा नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, Q माइनस Q नॉट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अंडर रूट that is equal to C1 divided by under root C1 square plus C2 square sin it is nothing but simply omega naught t plus C2 divided by under root C1 square plus C2 square cos it is nothing but simply omega। ये क्या किया? ये चीज मल्टीप्लाई भी किया और ये चीज हर जगह डिवाइड भी कर दिया तो बात कैंसिल होकर वापस वही आ जाएगी। ठीक है? इफ tan डेल्टा इज इक्वल टू C2 by C1, tan डेल्टा इज इक्वल टू C2 by C1। अच्छा ये क्या होगा जरा सा देखिए, जरा सा cos डेल्टा और ये क्या हो जाएगा? sin डेल्टा। अरे sin डेल्टा अगर मैं इसको मान लूं C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, उसी तरह cos डेल्टा अगर मैं इस वाले को मान लूं C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, tan डेल्टा इज इक्वल टू C2 बाई C1। तो ये वाला और ये वाला डिवाइड कर दो वही आ जाएगा, है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छे से लिखते हैं, Q माइनस क्यू नॉट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यहाँ पर बचा है cos डेल्टा साइन ओमेगा नॉट टी प्लस cos ओमेगा नॉट टी साइन डेल्टा। अच्छा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, दैट इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी। इज इट क्लियर और नॉट? तो Q माइनस क्यू नॉट that is equal to under root C1 square plus it is nothing but C2 square, यहाँ पर sin A that is nothing but omega naught t plus डेल्टा। ठीक है? अच्छा इसको मैं एम्पलीट्यूड A मान लेता हूं तो Q माइनस क्यू नॉट दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड A साइन ओमेगा नॉट टी प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली डेल्टा। और अच्छे से लिखिए तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस A साइन ओमेगा नॉट टी प्लस इट इज नथिंग बट डेल्टा। नाउ यू आर गोइंग टू फील हाउ द ऑसिलेशन अकर्स। देखिए जरा, ऑसिलेशन साइनोसॉइडल है तो साइन तो है, चलो साइनोसॉइडल, थोड़ा फेज शिफ्ट है तो वेव या तो ऐसे चली गई होगी या तो ऐसे चली गई हो, उससे मुद्दा नहीं है, फेज शिफ्ट होने से कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा इस साइन में क्या जोड़ना है? क्यू नॉट क्यू, अच्छा ऐसे समझिए 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का ग्राफ ये है, एम्पलीट्यूड 1 और ये -1। ठीक है? तो ये अब 1 जोड़ देना है, 1 हर ये 0 है, ये वाली वैल्यू 1 है और ये -1 है। अच्छा एक बात बताइए, 0 में 1 जोड़े, ये वाला 1 हो गया और ये वाली, चलो यहाँ बना देता हूँ, ठीक कोई बात नहीं, ये 1 और ये 2, 1 जो है पूरे साइन में जुड़ेगा, ये 0 है, 0 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 1, ये वाली पॉइंट 1 पे आ जाएगी। अच्छा 1 में 1 जुड़ेगा तो 2, ये 2 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब वेव इस तरह से आके, अब पहले ऑसिलेशन 0 के अबाउट था, देखिए आज ऑसिलेशन 1 के अबाउट है। बात समझ में आया? उसी तरह इसका मतलब सिर्फ साइन होता तो 0 के अबाउट ऑसिलेशन होता, उसमें जो जुड़ेगा उसके अबाउट ऑसिलेशन होगा। तो सिर्फ साइन है तो 0 के अबाउट ऑसिलेशन होगा। आज किसके अबाउट ऑसिलेशन होगा? क्यू नॉट। और आपको हमने ये बात पहले ही तय कर दिया था, ऑसिलेशन हमेशा कहीं किसी के भी अबाउट होता है या स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट। तो क्यू नॉट को हम कौन सा पॉइंट मान के चले थे बताइए जरा सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मान के चले थे, इसीलिए उसके अबाउट ऑसिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। होप यू गॉट द आइडिया। दिस इज व्हाट द स्पेशल लेक्चर that we have concluded, that oscillation, all that I want to prove that oscillation takes about stable equilibrium point, which is nothing but simply called as क्या बताइए जरा सा?
क्यों नॉट ना, होप यू गॉट द आइडिया। अब हम लोग इस पे जो है न्यूमेरिकल देखेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। थैंक यू।